आज हम दोस्तों हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसके पूरा का पूरा नोट्स आपको बना दिया, समझा भी दिया। अब उसके जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब आप जो क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद में आंसर भी आपको नोट्सों के माध्यम से लिखे हुए दिए जाएंगे, ठीक है। देखो, अब देखो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है। देखो, जो आपने पढ़ा है वही सब कुछ है। आप ध्यान से यदि पीछे वाले नोट्स पढ़े हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित हैलाइडों के नाम आईयूपीएसी पद्धति में लिखिए एवं उनका वर्गीकरण। उनका आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखना है, उनका वर्गीकरण आपने किया है एल्किल समूह के रूप में एलिलिक, बेंजलिक और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और वाइनिलिक और एरिल हैलाइड के रूप में किया है। वही आपको ये क्वेश्चन 1 से लेकर यहाँ तक जो 12 तक क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें आपको पहले संरचना बनानी है, उसका आईयूपीएसी नाम करना है, उसके बाद में ये पहचानना है कि वो वाइनिलिक हैलाइड है या एरिल हैलाइड है या एल्किल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड है। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे आपको ये सूत्र दे दिया, ये सूत्र दे दिया, ये सूत्र दे दिया, ये सूत्र दे दिया, ये जितने भी सूत्र दिए हुए हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यही करना है। सबसे पहले उसकी संरचना बनानी है। क्या बनानी है? संरचना। और संरचना बनाने के बाद में आपको उसका आईयूपीएसी नाम एवं उसका वर्गीकरण के आधार पर उसका नाम लिखते हैं कि एलिलिक है या वाइनिलिक है या एरिल हैलाइड है, ठीक है। अब देखो हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं और उसके आंसर भी मैं आपको लिखे हुए या आपको नोट्स बनवा दूंगा, ठीक है। अब देखो, आपको पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये संरचना सूत्र बना लिया आपने और इस संरचना सूत्र बनाते ही आपको आईयूपीएसी नाम करना है। तो बताओ इसका आईयूपीएसी नाम ये हो गया। देखो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 क्योंकि क्लोरो समूह की तरफ से, तो आईयूपीएसी नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। अब आपको ये पहचान करनी है कि ये एल्किल हैलाइड या तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, बेंजलिक है या एलिलिक है, कुछ भी है। ये आपको इस सूत्र को देखकर ही पहचान करनी है। देखो ये क्या है, ये हेलोजन समूह है, जिस कार्बन जुड़े होते हैं वह एक अन्य से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा है। देखो ये 2 से 1 से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री है और 2 से जुड़ा होता है कितनी डिग्री है, 2 डिग्री। तो एल्किल हैलाइड कौन सा हो गया, द्वितीयक या 2 डिग्री। पहला क्वेश्चन आपको उत्तर मिल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके पहले हम संरचना सूत्र बना लिया और संरचना सूत्र बनाने के बाद इस पर आईयूपीएसी नाम करने के लिए हम नंबरिंग करते हैं। देखो नंबरिंग कर दी, उसके बाद में उसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। क्लोरो क्यों आया, क्योंकि सी से स्टार्ट होता है। मेथिल बाद में क्यों आया, क्योंकि एम से स्टार्ट होता है। ये तो होगा इसका आईयूपीएसी नाम। अब देखो कौन सा हैलाइड है, हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा था वह 2 अन्य से जुड़ा है। इसका मतलब कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री हैलाइड। कौन सा है, 2 डिग्री हैलाइड। इसी प्रकार देखो तीसरा जो सूत्र है उसका संरचना सूत्र ये बना लिया हमने कि अब देखो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, इस आयोडो समूह से 1 2 3 और 4 समूह कार्बन श्रृंखला बन गई। तो हम पहले आयोडीन और उसके बाद मेथिल लिखते हैं, ठीक है। तो 1 आयोडो 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये होगा इसका आईयूपीएसी नाम। अब देखो एल्किल हैलाइड कौन सा है कि हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, वह कार्बन यदि 3 से जुड़ा हुआ है तो कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री हैलाइड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा करेक्शन किया गया है कि देखो इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 और 5 लंबी से लंबी श्रृंखला कितनी हो गई, 5 की। अब देखो प्रतिस्थापित समूह दूसरे पर आयोडीन और मेथिल जुड़े हुए हैं तो 2 आयोडो और उसके बाद में 2 मेथिल पेंटेन, क्योंकि मिस प्रिंट हो गई इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या होगी, 2 आयोडो 2 मेथिल पेंटेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम। अब देखो हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़े होते हैं वह कार्बन देखो कितनी से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3 से जुड़ा। इसका मतलब कौन सा हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है। कौन सा है, 3 डिग्री हैलाइड। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पहले का चौथा है, ये उदाहरण दिए हुए हैं, अलग अलग पहचान करनी है आपको। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4। अब ये C6H5
ये प्रतिस्थापित समूह या फेनिल समूह है। आप कभी कार्बन श्रृंखला के अंदर मान लेते हैं C6H5 फेनिल समूह है, मतलब बेंजीन, इसका हम फेनिल प्रतिस्थापित समूह के रूप में नाम लिखते हैं। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा कि 1 पर तो क्या है ब्रोमो, 1 ब्रोमो, उसके बाद में 3 पर 2 क्या है मेथिल, 3,3 डाइमेथिल 1 फेनिल ब्यूटेन, इसका नाम क्या है 1 फेनिल ब्यूटेन। और यह है बेंजलिक हैलाइड। और देखो हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा होता है क्या है 2 डिग्री हैलाइड। इसी प्रकार देखो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में देखो संरचना बना ली, उस सूत्र के संरचना बनाने, देखो ये संरचना बना ली, संरचना बनाने के बाद में हम क्या करते हैं इसका नाम लिखते हैं 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। यह तो होगा इसका नाम। बताओ एल्किल हैलाइड है क्योंकि केवल एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा होता तो फेनिल बेंजलिक हैलाइड हो जाता। अब देखो ये क्या है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, क्या है 2 डिग्री हैलाइड है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हमने संरचना बना ली 1 2 3 4, कितने की श्रृंखला है 4 की। अब नाम लिखते हैं 1 ब्रोमो 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेन, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड भी कौन सा है 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा था वह केवल एक अन्य से जुड़ा, इसका मतलब कौन सा है 1 डिग्री, कौन सा है 1 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हम सूत्र दिया हुआ है और वो सूत्र की संरचना सूत्र बना ली। अब संरचना सूत्र बनाने के बाद नाम लिखने के लिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5 और 6। कितने कार्बन की है 6 कार्बन की है। देखो तो नाम क्या हो गया 3 क्लोरो 3 मेथिल 3 क्लोरो 3 मेथिल और पेंटेन, कितने कार्बन की है 5 कार्बन की, और बीच में सिंगल बंद है इसलिए क्या हो गया पेंटेन। देखो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड और कौन सा है, देखो एल्किल हैलाइड है और कौन सा है ये समझने के लिए हम हेलोजन समूह पर जाते हैं। और हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा था वह 3 अन्य से जुड़ा है, इसका मतलब कौन सा है 3 डिग्री, कौन सा है 3 डिग्री। अब हम उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 का उदाहरण देखते हैं। देखो उसी में आएगा कि ये संरचना सूत्र हमने बना ली, ये संरचना सूत्र है। और संरचना सूत्र बनाने के बाद में देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको ये देखने की संरचना में द्विबंध भी है, क्या है द्विबंध, तो नाम लिखते समय हमेशा द्विबंध को कम से कम संख्या मिले उस साइड से हम नंबरिंग करते हैं। तो इस साइड से क्या कर ली नंबरिंग कर ली। अब देखो वही प्रतिस्थापित समूह क्लोरो और मेथिल है तो उसका नाम लिखते हैं 3 क्लोरो 5 मेथिल हेक्स, कितने कार्बन का है 6 का हेक्स। और आपको द्विबंध की स्थिति भी दिखानी है, क्या होगी 2 इन, क्या होगी 2 इन। तो अब देखो ये कौन सा समूह है वाइनिलिक हैलाइड, कौन सा है वाइनिलिक हैलाइड। क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि C और C के बीच यदि द्विबंध है और द्विबंधित कार्बन परमाणु से यदि हैलाइड समूह डायरेक्ट जुड़ा होता है तो देखो ये पूरा का पूरा समूह क्या हो गया वाइनिलिक हैलाइड, क्या हो गया वाइनिलिक हैलाइड। तो ये सूत्र किसका हो गया वाइनिलिक हैलाइड का, किसका हो गया वाइनिलिक हैलाइड का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का है। देखो इसके अंदर ये संरचना सूत्र बना लिया हमने। अब देखो इस संरचना उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें द्विबंध हो, क्या हो द्विबंध। तो 1 2 3 4 और 5, कितने की है 5 की है। और जो 5 की है तो उस साइड से नंबरिंग करते हैं जिस साइड में द्विबंध को कम से कम संख्या मिले, 1 2 द्विबंध को कम से कम संख्या मिल गई तो इसका नाम क्या हो गया 4 ब्रोमो 4 मेथिल पेंट 2 इन। बताओ कौन सा है एलिलिक हैलाइड है, क्या है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है कि ये जो वाइनिलिक हैलाइड है, वाइनिलिक हैलाइड से एक कार्बन जुड़ा होता है और उस कार्बन से क्या हो ब्रोमाइड, अर्थात हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़े होते हैं वह कार्बन जिस कार्बन जुड़ा होता है उसमें तो sp2 संकरण, लेकिन हेलोजन समूह जुड़ा होता है उसमें क्या होता है sp3 संकरण। तो ये एलील समूह होता है, क्या होता है एलील समूह है ये, इसलिए क्या हो गया एलिलिक हैलाइड। और 3 डिग्री है, हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा होता है वह 1 2 3 से, इसलिए क्या है 3 डिग्री। उसके बाद में आएगा 10वां है। तो 10 नंबर के इस पहले क्वेश्चन का जो 10 नंबर का उदाहरण है वो देखो, ये तो बेंजीन पर क्या है क्लोरो, क्या है क्लोरो। अब आपको ये करना है कि क्लोरो 1 2 3 4 5 और 6, ये तो नंबरिंग हो गई। 4 पर क्या जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, तो हम क्या करते हैं 1 क्लोरो और 4 पर देखो 4 पर कोष्टक में लिख देते हैं और कोष्टक में लिखकर पहले इसका इस प्रतिस्थापित समूह का नाम लिख देते हैं। देखो इसमें क्या है 2 मेथिल और 3 को क्या कहते हैं प्रोपिल। तो 1 क्लोरो 4 पर देखो क्या है 2 मेथिल प्रोपिल और पूरा का पूरा क्या हो गया बेंजीन, क्या हो गया बेंजीन। इस प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं हेलोजन समूह जिस
हेलोजन समूह डायरेक्ट यदि बेंजीन समूह से जुड़े होते हैं तो उस हैलाइड का नाम होता है एरिल हैलाइड। क्या होता है? एरिल हैलाइड। ठीक है, अब देखो इसका आगे वाला उदाहरण, इसका आगे वाला जो ऊपर की तरफ उदाहरण है उसी प्रकार का उदाहरण ये है, लेकिन ये एरिल हैलाइड न होकर देखो ये हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा होता है वह कार्बन बेंजीन समूह जुड़ा होता है, तो ये किसका होता है? बेंजिलिक हैलाइड का। किसका है? बेंजिलिक हैलाइड का। ये मैंने वर्गीकरण में पूरा का पूरा लिखवाया हुआ, वहाँ पर जाकर देख लेना आप। ये क्या है? बेंजिलिक हैलाइड। और बेंजिलिक हैलाइड इसका यदि नाम लिखते हैं तो वही लिखते हैं 1, 2 और 3। 3 पर क्या है? देखो एक पर क्या है? 1 पर क्या है? 1 क्लोरो मेथिल, 1 क्लोरो मेथिल। और 3 पर क्या है? 3 पर है 3 पर 1, 2, 3 2 डाइमेथिल। और ये क्या है? प्रोपिल वगैरह आगे क्या जाएगा? बेंजीन। क्या जाएगा? बेंजीन। और बताओ बेंजिलिक हैलाइड है इसलिए, और बेंजिलिक हैलाइड भी कौन सा है? 1 डिग्री, क्योंकि हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा होता है वह डायरेक्ट एक से जुड़ा होता है, 1 डिग्री है। क्या? अब देखो इसके बाद में पहले क्वेश्चन के आपको उदाहरण संरचना और पूरा का पूरा समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर आएगा 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ये तो आपको 11th क्लास में पढ़े भी हैं और आराम से आपको आते भी हैं, थोड़ा सा देख लो उसके बाद में स्वयं कर लेना। देखो निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम कीजिए। अब देखो आईयूपीएसी नाम दीजिए। अब आईयूपीएसी नाम ये आपको संरचना सूत्र है। ठीक है, जैसे 1 से लेकर 6 तक उदाहरण दिए हुए हैं, इनकी संरचना सूत्र बनाते हैं तो ये सूत्र दिया हुआ है तो ये इसकी संरचना सूत्र हो गई। क्या हो गई? संरचना सूत्र। देखो CH3 CH पर देखो क्या जुड़ा हुआ है? छोटे कोष्टक में Cl, और फिर CH के छोटे कोष्टक में क्या जुड़ा हुआ? Br, उसके बाद में CH3। इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं आराम से। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है। क्या है? दूसरा उदाहरण। अब इस दूसरे उदाहरण में देखो क्या है कि CH पर 2 फ्लोरीन समूह जुड़े हुए हैं, CH पर 2 फ्लोरीन समूह जुड़े हुए हैं। कार्बन ये जो आगे C है उस C पर देखो एक तो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है और एक F जुड़ा हुआ है। संरचना सूत्र बना लिया, और संरचना सूत्र बनाते आप नाम कर सकते हैं आराम से। 1 और 2 नाम लिख लिया, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 3 ट्राई फ्लोरो एथेन, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार तीसरी संरचना है Cl, कहाँ पर जुड़ा हुआ है? CH2 समूह पर Cl जुड़ा हुआ है। उसके बाद में कार्बन के और आगे वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ा हुआ है? 3 बंध जुड़े हुए हैं। उसके बाद में CH2 पर क्या जुड़ा हुआ है? अब देखो ये संरचना सूत्र बना ली, और इसका नाम क्या होगा? इसमें 3 आयन है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आयन। ये संरचना सूत्र बन गई। ठीक है, इस सूत्र को देखकर यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर देखो चौथा है, चौथे के अंदर यहाँ पर क्या है? CCl3 का कितने हैं? 3 है। CCl3 के 3 है। देखो 1, फिर CCl3 के, उसके बाद में ये हो गया 2, ये हो गया 3। किस पर जुड़े हुए हैं? कार्बन परमाणु पर। किस पर जुड़े हुए हैं? कार्बन परमाणु। देखो ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है बीच में, इस पर 3 CCl3 जुड़े हुए हैं। CCl3 1, CCl3 2, CCl3 3। अब हम क्या कर लेते हैं? इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करते हैं तो नंबरिंग 1, 2 और 3 कार्बन परमाणु पर देते हैं। अब नाम क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं तो 1 देखो पहले पर 1 1 1, फिर दूसरे पर देखो दूसरे, तीसरे और तीसरे पर, तो बताओ कितने हो गए टोटल? 3 3 6 1 7। हेप्टा 7 को कहते हैं हेप्टा। हेप्टा क्या है? क्लोरो। हेप्टा क्या है? क्लोरो। हेप्टा क्लोरो 2। देखो 2 पर क्या जुड़े हुए हैं? 2 पर जुड़े हुए हैं, 2 पर 1 2 3, 2 पर क्या जुड़े हुए हैं? 1 1 1 ट्राई क्लोरो मेथिल, और लास्ट में 1 2 3 क्या लिख देते हैं? प्रोपेन। क्या लिख देते हैं? प्रोपेन। अब देखो इसी प्रकार 5वां है, और इस 5वां का मैंने क्या कर लिया? संरचना सूत्र बना लिया। अब देखो ये देखो क्या है? बेंजीन क्लोराइड। ये भी क्या है? बेंजीन क्लोराइड। और नाम करते हैं कार्बन श्रृंखला का 1 2 3 और 4, नाम लिख दिया। अब देखो 3 ब्रोमो, इस श्रृंखला में 3 क्या है? ब्रोमो। फिर 2 पर देखो 2 पर डाई, पहले से डाई दे रखा है, इसका मतलब इसे डाई को पहले से डाई दे रखा था, उसके नाम के पहले बिस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बिस। और छोटे कोष्टक में इसका नाम लिख देते हैं। देखो क्या होगा? 4 क्लोरोफेनिल। 20 का मतलब डाई आ गए, 2 है इसलिए 2 है, तो हम क्या लिख देते हैं?
4 क्लोरोफेनिल या पैराफेनिल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। इसी प्रकार देखो किस दूसरे के छठे उदाहरण में हम देखते हैं कि इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसका नाम क्या लिखते हैं, 1 क्लोरो, 1 पर क्या है क्लोरो, और 1 पर ही क्या है, 1 पर छोटे कोष्टक में लगा देते हैं 4 आयोडो फेनिल, और फिर क्या कर देते हैं 3,3 डाइमेथिल ब्यूट 1 इन। ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो आगे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो 3 क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मैं 3 बता रहा हूँ आपको ताकि आपको उदाहरण समझ में आ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, एक है पैरा, पी का मतलब होता है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब इसके आपको केवल लिखना है हेलोजन यौगिकों की संरचना बनानी है। अब देखो पहला सूत्र है, इस सूत्र की संरचना बन गई, ठीक है। ये सूत्र है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा स्थिति ये है और ये दोनों की पैरा स्थिति है, ये संरचना बन गई। 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन का मतलब चक्रीय संरचना है, साइक्लोहेक्सेन बन गया, और 4 एथिल पर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुवा गुण सर्वाधिक हो। द्विध्रुवा गुण का मतलब क्या होता है, द्विध्रुवा गुण को दिखाते हैं म्यू से। किसे दिखाते हैं, म्यू से। म्यू बराबर होता है आवेश गुणा दूरी, आवेश गुणा दूरी। अब देखो 3 सूत्र दिए हुए हैं, एक तो है डाइक्लोरोमेथेन, एक है क्लोरोफॉर्म, एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनकी पहले संरचना सूत्र बनाएंगे। तो ये संरचना बना ली डाइक्लोरोमेथेन की, ये क्लोरोफॉर्म की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। ये पूछा है कि किसका द्विध्रुवा गुण का मान सर्वाधिक होगा, ठीक है। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो सभी समूह समान है, इसकी वजह से इनका द्विध्रुवा गुण का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके और इसके समूह के बीच माइनस और माइनस है, माइनस और माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होगा, दूरी तो बढ़ेगी, लेकिन अंत में क्या हो जाएगा, इसके द्विध्रुवा गुण का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसमें देखो क्या होगा, इसके और इसके बीच की तुलना करते हैं, सबसे कम तो इसका होगा, लेकिन इसके बीच की तुलना करते हैं तो एक प्लस और ये प्लस प्लस, ये क्या है माइनस माइनस, तो इसके और इसके बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो द्विध्रुवा गुण का मान क्या होगा, आवेश ज़्यादा होगा, इसका मतलब है इसके द्विध्रुवा गुण का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और इसका क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें समान है, समान समूह के बीच प्रतिकर्षण होगा, दूरी बढ़ेगी, द्विध्रुवा गुण का मान बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक प्लस और एक माइनस क्या है, एक प्लस और एक माइनस है, उसकी वजह से इसमें द्विध्रुवा गुण का मान तो होगा, लेकिन इससे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच आकर्षण होगा और इसके और इसके बीच की दूरी कम होगी, द्विध्रुवा गुण का मान क्या होगा, कम होगा। यही इसमें लिखा हुआ है, नीचे कारण भी लिखे हैं। क्लोरोफॉर्म में ये कंडीशन दे रखी है, और कार्बन डाई, तो ये हो गई सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका, और फिर सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। ये आपको लिखे हुए हैं, लिख लेना। अब आगे देखो, ये आपको मैंने बता दिया है, ये उतार लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आएगा 5 में क्या है कि C5 और H10 एक अणुसूत्र दे रखा है। इसके अंधेरे में यदि क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं, मतलब एल्केन दे रखा है। एल्केन भी कौन सा है, देखो एल्केन भी क्या हो सकता है, या तो ये एल्केन हो सकता है या फिर साइक्लो एल्केन हो सकता है। या तो एल्केन, इसका यदि संरचना सूत्र बनाएंगे, या तो एल्केन हो सकता है या साइक्लो एल्केन हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन हमने ये पढ़ भी चुके हैं कि हम एल्केन पर तो इसकी क्लोरीन की क्रिया नहीं होगी, लेकिन साइक्लो मतलब जो एल्केन होते हैं उस पर एल्केन की क्रिया करवाते हैं अंधेरे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। याद हो तो एल्केनों पर क्लोरीन की क्रिया अंधेरे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, तो अंधेरे में करवाते हैं तो क्लोरीन की कोई अभिक्रिया नहीं होती है, अतः यह एल्केन नहीं है, परंतु साइक्लोहेक्सेन हो सकता है। चूँकि साइक्लो एल्केन सूर्य में तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से अभिक्रिया करके एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देते हैं, अतः साइक्लो एल्केन के सभी 10 हाइड्रोजन परमाणु समतुल्य होने चाहिए, अतः यह साइक्लोपेंटेन है। अतः क्या है, साइक्लोपेंटेन है। ये संरचना हो गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये अणुसूत्र दे रखा है C4H9 और Br। इस सूत्र के यौगिक में सभी समावयवी लिखिए। समावयव का मतलब
अणुसूत्र तो ये होना चाहिए, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो जाना चाहिए, भिन्न भिन्न। तो इस सूत्र से हम जानते हैं कि साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 1 अक्स, ये दे रखा है, ये होता भी है। ये संतृप्त एल्किल हैलाइड होते हैं, इनके समावयवी 1 ब्रोमोब्यूटेन भी हो सकता है, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन भी हो सकता है और 2 ब्रोमोब्यूटेन भी हो सकता है। लेकिन इन सभी का देखते हैं तो अणुसूत्र क्या रहता है, यही रहता है। तो बताओ, ये आपस में अणुसूत्र तो समान है, लेकिन संरचना सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न, इसलिए एक दूसरे क्या होते हैं, समावयवी। क्या होते हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा एक दूसरे क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। अब देखो 7 में क्या है, निम्नलिखित में से 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करने का समीकरण दें। अब आपको 1 आयोडोब्यूटेन, ये तो कहाँ पर लिखना है, उत्पाद के रूप में। कहाँ पर लिखना है, उत्पाद के रूप में। अब 1 आयोडोब्यूटेन किससे प्राप्त करना है, एक तो करना है आपको 1 ब्यूटेनॉल से। किससे करना है, 1 ब्यूटेनॉल से। 1 ब्यूटेनॉल से 1 आयोडोब्यूटेन, आयोडो दे किससे, ये आ गया, अभिकारक के रूप में लिख लिया 1 ब्यूटेनॉल, और उत्पाद के रूप में लिखेंगे 1 आयोडोब्यूटेन। कैसे बनेगा, वो आपको पूरा समीकरण लिखना है। तो 1 ब्यूटेनॉल पर किसकी क्रिया करवाते हैं, लाल फास्फोरस और आयोडीन की क्रिया करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, 1 आयोडोब्यूटेन बन जाता है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, समीकरण हो गया। इसी प्रकार हम 1 क्लोरोब्यूटेन से हम 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करना है। तो हमने मैंने पीछे बताया था कि ये क्या होती है, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया होती है। हेलो एल्केन की जो विरंजन की अभिक्रिया होती है, उसमें हमने पढ़ा था फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या होती है कि जब एल्किल क्लोराइड पर यदि सोडियम आयोडाइड की क्रिया एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड ही बनता है। यदि यहाँ पर क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड लेते हैं, तो बताओ आयोडीन आ जाएगा और NaCl बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गई, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। तो 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया जाएगी, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। ये समीकरण आपने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आगे तीसरा अभिकारक क्या होगा, ब्यूट 1 इन। इससे आपको बनाना क्या है, 1 आयोडोब्यूटेन। तो पहले हम पढ़ा था कि एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया या हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ नियम से 1 डिग्री बनाना है तो एंटी मार्कोनिकोफ लेते हैं, और 2 डिग्री बनाने हैं तो हम क्या लेते हैं, 2 डिग्री यदि बनाने होते हैं तो हम लेते हैं मार्कोनिकोफ नियम। 1 डिग्री बनाना है तो पहले ब्रोमाइड का निर्माण हो गया, और फिर यदि आयोडाइड बनाना है तो इसे हटाकर यदि हेलोजन समूह जोड़ना है तो हम फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कर देंगे। कैसे भी करो, आपको बनाना क्या है, 1 ब्यूटीन से 1 आयोडोब्यूटेन। क्या बनाना है, 1 आयोडोब्यूटेन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन दे रखा है, उभय दंती नाभिक रागी क्या होते हैं। नाभिक रागी पर हमेशा या नाभिक स्नेही पर हमेशा क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं। उभय दंतु होते हैं एक तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड। यदि साइनाइड में C यदि कार्बन के साथ बंध बना लेता है तो साइनाइड, और यदि N बना लेता है तो क्या कहलाता है, आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। तो ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि उभय दंती नाभिक रागी क्या होते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड होते हैं। एक उदाहरण दीजिए। उभय दंती नाभिक रागी का मतलब होता है कि दो परमाणु होते हैं और दोनों में से एक समय में केवल एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। इसमें एक बार में एक कार्बन दे सकता है और एक बार में नाइट्रोजन दे सकता है। नाइट्रोजन बंध बनाएगा तो आइसोसाइनाइड कहलाएगा, कार्बन बंध बनाएगा तो साइनाइड कहलाएगा। देखो, नाभिक रागी 2 भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्वारा अभिक्रिया कर देते हैं, उभय दंती नाभिक रागी कहलाते हैं। और साइनाइड आयन, ये है 2 अनादि संरचना, अनाद संकर होता है। देखो अनादि संरचना है। कार्बन यदि अभिक्रिया करता है साइनाइड कहलाता है, ये हमने बता दिया, और N से अभिक्रिया करता है तो आइसोसाइनाइड कहलाता है। अब देखो प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रत्येक युगल या जोड़ों में से कौन सा यौगिक OH के साथ SN2 अभिक्रिया अधिक तीव्रता के साथ देते हैं। मतलब SN2 अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि 2 आपके सामने सूत्र दिए हुए होंगे और उनमें से कौन सी ज़्यादा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। अब ये 2 सूत्र है। पहले मैं जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें पहले देखो 2 समुद्र, एक तो है एथिल ब्रोमाइड और एक है एथिल आयोडाइड। अब इन दोनों में तुलना करनी है कि नाभिक स्नेही किस पर तुरंत में जुड़ता है। जो तुरंत में बाहर निकल जाएगा उसी समय आपने CX बंध प्रकृति देखी है। जितना ज़्यादा
सी पर कार्बोनाइन का निर्माण होगा, उतना ही ज़्यादा किसका नाभिक स्नेह आक्रमण करता है, नाभिक स्नेह क्या करता है, आक्रमण करता है। अब देखो कार्बन और कार्बन का तो आकार बड़ा सेम होता है, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड में आपको आकार की पहचान करनी, किसका आकार बड़ा होता है, आयोडीन का। तो आयोडीन का आकार बड़ा होता है, तुरंत में बाहर निकल जाएगा और नाभिक स्नेह इस पर क्या कर लेगा, तुरंत में क्रिया कर लेगा। देखो यही दे रखा है, ब्रोमाइड की तुलना में आयोडीन अच्छा अवशिष्ट समूह भी होता है और SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता के साथ अभिक्रिया देता है। त्रिविम, और देखो दूसरे क्वेश्चन में देखो ये क्या है, इसकी संरचना और इसकी संरचना आपको बनानी है। तो इसमें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगी, तो पीछे की तरफ देखो भीड़ ज़्यादा है, मतलब त्रिविम बाधा इसमें ज़्यादा है और इसमें क्या है, कम, इसलिए तुरंत में कह देते हैं भीड़ अधिक, इसमें क्या है, भीड़ अधिक है और इसमें भीड़ क्या है, कम है। और जिसमें भीड़ अधिक होती है SN2 अभिक्रिया की तुलना करते हैं, तो जिसमें भीड़ कम होती है वो पीछे से आक्रमण कर देते हैं, इसलिए ये क्या देते हैं, पीछे से आक्रमण कर सकते हैं। और इसमें भीड़ ज़्यादा, मतलब SN अभिक्रिया ये देते हैं और SN2 अभिक्रिया ये देते हैं। इसमें त्रिविम बाधा कम होती है, इसमें त्रिविम बाधा क्या होती है, ज़्यादा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ना आराम से। देखो निम्नलिखित हैलाइडों में एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा विहाइड्रोहेलोजनीकरण के फलस्वरूप बनने वाले सभी एल्किनों की संरचना लिखिए। इनके मुख्य एल्किन कौन सी होगी, मुख्य एल्किन कौन सी होगी, आपको यही पहचान करनी है। देखो 1 ब्रोमो 1 एथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कि यदि हम क्या करते हैं, ये अभिकारक के रूप में लेते हैं, इस पर हम एल्किन प्राप्त करनी है। एल्किन प्राप्त करनी है तो हमेशा याद रखनी है एल्कोलिक KOH, एल्कोलिक KOH। और बीटा विलोपन, मैंने पिछली बार बता दिया है कि बीटा विलोपन क्या होता है, एल्कोलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं। आपको बनाना ही क्या है, एल्किन प्राप्त करना है इन यौगिकों से। तो ये यौगिक लिख लिए, इनकी संरचना बना ली। इसके बाद एल्कोलिक KOH है, एल्कोलिक KOH क्या करता है, बीटा विलोपन, क्या करता है, बीटा विलोपन। और बीटा विलोपन की देखो ये तो क्या होगा, एक, और ये क्या हो गया, 2, इससे जुड़ा हुआ अल्फा और अल्फा जुड़ा हुआ बीटा, ये बीटा है। और बीटा से क्या बन गया, ये 1 मेथिलीन या 1 मेथिलीन साइक्लोहेक्सीन। तो ज़्यादा एल्किन वो स्थायी होगी सेतजेव के नियम के अनुसार साइक्लोहेक्सीन, क्या रहेगी, साइक्लोहेक्सीन। ये एल्किन ज़्यादा स्थायी हुई, या तो सेतजेव के नियम, देखो मैंने बताया वही है, सेतजेव के नियम के अनुसार वही एल्किन ज़्यादा स्थायी होती है, जिसमें एल्किल समूह है की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। यदि इस पर एल्कोलिक KOH की क्रिया करवाते हैं तो बीटा विलोपन होगा। देखो अल्फा अल्फा जुड़ा हो, बीटा बीटा। अब इनमें 2 प्रकार के एल्किन, ये बीटा विलोपन होगा, ये बीटा विलोपन हो सकता, कौन सा होगा, ये देखो मुख्य उत्पाद के रूप में होगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा प्रतिस्थापित समूह है और इस पर क्या है, कम। ये आपको पूरा का पूरा बताया हुआ और लिखवाया हुआ है। यदि पीछे का जो नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पढ़ लो, वीडियो देख लो, तुरंत में क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसी प्रकार अब कोई भी उदाहरण दे दे, एल्कोलिक KOH आते ही आपको दिमाग में रखना कि बीटा विलोपन, और बीटा विलोपन भी सेतजेव के नियम के अनुसार होगा। तो इसी प्रकार ये भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे का बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, निम्नलिखित का परिवर्तन आप कैसे करेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ। निम्नलिखित परिवर्तन का मतलब अभिकारक के रूप में लेंगे एथेनॉल और बनाएंगे क्या, ब्यूट 1 आयन। अभिकारक के रूप में लेंगे एथीन ब्रोमो एथेन बनाएंगे। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब देखो इसकी समीकरण देखते हैं और किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। देखो पहली है एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन, एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन का निर्माण करते हैं। तो पहले एथेनॉल पर हम पिरिडीन थायोनिल क्लोराइड की क्रिया करवा देंगे, क्लोरोएथेन बन जाएगा। क्लोरोएथेन पर हम किसकी क्रिया करवाते हैं, सोडियम एथाइन की क्रिया करवाते हैं, तो ब्यूट 1 आयन बन जाता है, ब्यूट 1 आयन बन जाता है। ये समीकरण पूरा आपको लिखना है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है एथीन से ब्रोमो एथेन का निर्माण कैसे करेंगे। एथीन से ब्रोमो एथेन का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। तो एथीन पर हम निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करवा देंगे, अपचेन। क्या करवा देंगे, अपचेन। एथीन से बन जाएगा एथेन। एथेन पर वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन की क्रिया करवा देते हैं मंद प्रकाश की उपस्थिति में, तो ब्रोमो एथेन बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्रोमो एथेन। तो बना लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पीछे वाली यदि रिएक्शन आपको समझ में आ गई और आराम से कर ली तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रोपीन से, अब देखो आगे है तीसरा, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये प्रोपीन है, प्रोपीन पर पहले
किसकी क्रिया करवाएं, ब्रोमाइड का निर्माण कर लो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोक्साइड की उपस्थिति में। देखो वन नाइट्रो बनाना तो वन आपको जो प्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया एंटी मार्कोनिकोफ नियम से 1 डिग्री हैलाइड बन जाएगा। 1 डिग्री हैलाइड पर आगे सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया करवाते हैं तो बताओ 1 नाइट्रोप्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 नाइट्रोप्रोपेन। इसके बाद में आएगा टोलुइन से बेंजिल एल्कोहल। ये टोलुइन है, मतलब बेंजीन पर यदि मेथिल समूह जोड़ देते हैं टोलुइन का, टोलुइन पर यदि क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं बेंजिल क्लोराइड बन जाए, हेलोजनीकरण। मतलब टोलुइन पर हम किसकी क्रिया करवाएंगे, हेलोजनीकरण की, तो बेंजिल क्लोराइड बन गया। बेंजिल क्लोराइड पर यदि जलीय KOH की क्रिया करवाते हैं तो जलीय KOH क्या पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, K+ और OH-। तो बताओ यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH क्या बन गया, बेंजिल एल्कोहल क्या बन गया, बेंज। अब आगे है 5वां प्रोपीन से प्रोपाइन। ये प्रोपीन है, ब्रोमीन की क्रिया करवाते हैं तो 1,2 डाईब्रोमो विष डाई हैलाइड प्राप्त हो जाते हैं। विष डाई हैलाइड पर यदि हम किसकी क्रिया करवाते हैं, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, प्रोपाइन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोपाइन। एक बाहर निकलता है, एक द्विबंध एक बाहर निकलता है, त्रिबंध का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड का निर्माण, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो पहले तो हम कर लेते हैं थाइनोइल क्लोराइड की क्रिया, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन पर देखो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया और एक होती है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया यदि सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये Cl के स्थान पर फ्लोराइड आ जाता है। स्वार्ट अभिक्रिया में मैंने ये बताया हुआ समीकरण, तो आगे की तरफ ये समीकरण लिख देते हैं। उसके बाद में आएगा ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन का निर्माण कैसे करेंगे, ये ब्रोमोमेथोन है। ब्रोमोमेथोन पर हम पोटेशियम साइनाइड की क्रिया करवाते हैं, एथेन नाइट्राइल प्राप्त हो जाता है। एथेन नाइट्राइल पर हम किसकी क्रिया करवाते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में ये निर्माण होगा। अब हमेशा जल अपघटन करवाते हैं तो जल अपघटन इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर तो होगा O और यहाँ पर क्या होगा H2, तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, प्रोपेनॉन बन गया। क्या बन गया, हमेशा जल की क्रिया इस प्रकार से होती है, H2O और O इस प्रकार से बंध टूट जाता है। ठीक है। अब देखो 7वां ब्यूट 1 आयन, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन प्राप्त करना। ब्यूट 1 इन से वही मार्कोनिकोफ नियम से 2 डिग्री का निर्माण कर लेते हैं, वापस एल्कोहलिक KOH की क्रिया करवाते हैं, 2 ब्यूटेन प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन प्राप्त करना। 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन प्राप्त करना। कहने का मतलब है कि ब्यूटेन से ऑक्टेन 4 कर लेते हैं, 8 का बनना चाहिए। ये किस में देखा था आपने, वुड्स अभिक्रिया में। किस में देखा था, वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, जब एल्किल क्लोराइड पर यदि सोडियम धातु की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो दुगुने कार्बन का एल्केन प्राप्त हो जाता है। दुगुने कार्बन का एल्केन 4 कर लेते हैं, 4 का ही लेना आपको, और सोडियम धातु की क्रिया करवाते हैं तो वुड्स अभिक्रिया के अनुसार बताओ कितने का बन जाता है, ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन का एल्केन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में आएगा बेंजीन से बाइफेनिल का निर्माण। यदि आपको याद हो कि बेंजीन पर यदि ब्रोमीन की क्रिया करवाते हैं ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, और वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो 2 बेंजीन क्लोरोबेंजीन लेते हैं और सोडियम धातु की उपस्थिति में दोनों फेनिल समूह फिट हो जाते हैं। फिटिंग अभिक्रिया के अनुसार, किसके अनुसार, फिटिंग अभिक्रिया के अनुसार बाइफेनिल का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखो 12। अब क्वेश्चन दे रखा है, समझाइए क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। ये आपको दे रखी है संरचना बनानी है आपको क्लोरोबेंजीन की और साइक्लोहेक्सिन की। ठीक है, और उसमें ये तुलना करना है कि किसका द्विध्रुव गुण का मान ज़्यादा होगा। आप जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एल्किल हैलाइड की ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होता है। तो आपको एक तो बात ये याद रखनी है कि एल्किल हैलाइड अध्रुवीय होते हुए भी, मतलब ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होता है। क्यों, क्योंकि आपको इतनी सी बात याद रखनी है, हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, ताकि विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम, इसलिए जल में घुलनशील नहीं होते। ये हमेशा याद रखनी है। गिरनार विक्रमक का विरंचन निर्जल अवस्था में, गिरनार विक्रमक का सूत्र होता है RMGX। क्या होता है, RMGX। उसको हमेशा निर्जल अवस्था में, मतलब शुष्क अवस्था में ही क्रिया करवाते हैं। जल के साथ यदि क्रिया करवा देते हैं तो मेथेन का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, मेथेन का, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। 2 क्वेश्चन के तो हल आपने समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो क्लोरोबेंजीन में द्विध्रुव और साइक्लोहेक्सिन में, यह है क्लोरोबेंजीन और यह है
साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन में आपने ये देखा कि हेलोजन समूह CH1 प्रकृति देखते हैं दोनों की, तो इसमें एक प्लस और एक माइनस। इसमें जो कार्बोनाइन है, इसमें भी जो इसमें कार्बोनाइन है sp3 संकरित अवस्था में, और इसमें क्या है sp2 संकरित अवस्था में। यदि ये sp2 संकरित अवस्था में है तो बताओ इस C और Cl के बीच द्विबंध आ जाएगा। sp2 संकरित मतलब विद्युत दांग मान ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके बंध की लंबाई क्या हो जाती है, कम। यही आपको नीचे लिखा हुआ देखो, क्लोरोबेंजीन में sp2 संकरित कार्बन है, ये पूरा आप देख लेना, सेम का सेम मैंने बता दिया है। देखो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन पर ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। सही बात है, क्लोरोबेंजीन में तो क्या होता है, मतलब एक तो या तो प्रेरणिक प्रभाव हो सकता है या अनुनाद प्रभाव होता है। तो जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो अनुनाद प्रभाव से क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। भाई प्रेरणिक प्रभाव की तुलना में क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है अनुनाद, ठीक है। और अनुनाद अधिक होने से अनुनादी संरचना हमेशा क्या होती है, ज़्यादा स्थायी होती है, ठीक है। ये कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया कि जो एल्किल हैलाइड है वो जल के साथ ध्रुवीय प्रकृति होते हुए भी जल में क्या है, अमिश्रणीय। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। तो यहाँ से इसका आंसर लिख लेना, हाइड्रोजन बंध के तोड़ा जा सकता है अणुओं में नए आकर्षण बलों को बनने के लिए कम ऊर्जा, ठीक है। विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, ये कर लेना। इसके बाद में आएगा गिरनार अभिकर्मक की विरंचन निर्जल अवस्थाओं में, मतलब जल रहित शुष्क अवस्था में करवाते हैं। क्यों? क्योंकि नमी के साथ हमेशा एल्केन का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, एल्केन का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना बनाइए। आपको ये समीकरण दे रखा है और आगे उत्पाद का नाम पूछा है। तो देखो ऑटोमेटिक आप जानते हैं, देखो इस अभिक्रिया में तो क्या है, अब हेलोजन विनिमय, क्या है, हेलोजन विनिमय ऑटोमेटिक बना देंगे, आयोडाइड बन जाएगा। यदि एथेनॉल उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो बताओ बीटा विलोपन होगा। इसमें आप जानते हैं कि जल की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो हेलाइड हटाकर OH जुड़ जाएगा। एथेनॉल में यदि, अब देखो इसका नीचे समीकरण देख लो आप सीधा का सीधा, ताकि आप ये तो आपसे इनसे तो आप परिचित आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समीकरण देखो इस पर यदि हम इसकी क्रिया करवाते हैं तो आगे क्या बनता है, 1 आयोडोप्रोपेन फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया के अनुसार। इसमें क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन आपने देखा था कि ये कंडीशन है 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन पर यदि KOH की क्रिया करवाते हैं एथेनॉल की उपस्थिति में तो बीटा विलोपन होता है, बीटा विलोपन हो गया। इसी प्रकार देखो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये संरचना सूत्र है, इस पर यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो जल अपघटन में हमेशा Na+ और OH- का निर्माण होता है, ठीक है। इससे क्या बन जाता है, 2 ब्यूटेनॉल, क्या बन जाता है, 2 ब्यूटेनॉल बन जाता है। अब देखो इसमें यदि पोटेशियम साइनाइड की मैं क्रिया करवाता हूँ तो जलीय एथेनॉल की उपस्थिति में तो साइनाइड बन जाता है। यदि सिल्वर साइनाइड की क्रिया मैंने लिखवाई हुई है क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है, और यहाँ पर सिल्वर साइनाइड की क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर बन जाता है आइसोसाइनाइड, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम है इसलिए साइनाइड ही बनेगा। इसी प्रकार देखो सोडियम फिनॉक्साइड के साथ यदि एथिल क्लोराइड की मैं क्रिया करवाता हूँ तो बताओ ये NaCl बाहर निकल जाता है और ईथर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, ईथर का, और वो ईथर का नाम क्या होगा, फेनिटोल, क्या होगा, फेनिटोल। इसे विलियनसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियनसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है। यदि मैं देखो यहाँ पर देखो प्रोपेनॉल पर यदि थाइनिल क्लोराइड की क्रिया करवाता हूँ तो डार्जन अभिक्रिया है। देखो पीछे समझाइए डार्जन अभिक्रिया, तो क्या बन जाता है, एल्कोहल के द्वारा डार्जन थाइनिल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं, PCl5 की, PCl3 की ये क्रिया करवाते हैं, हेलोजन अम्लों की क्रिया करवाते हैं, और लास्ट में लिखा था थाइनिल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं, पिरिडीन की उपस्थिति 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। अब देखो इसी प्रकार ये सूत्र है ब्यूट1 से आप ऊपर प्रोक्साइड, यदि प्रोक्साइड लिखा हुआ तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंटी मार्कोनिकोफ नियम, प्रति मार्कोनिकोफ नियम। मतलब प्रति मार्कोनिकोफ नियम यही कहता है कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उसका हाइड्रोजन तो कहाँ पर जाएगा, कम पर, और अधिक पर क्या जाएगा, ब्रोमाइड 1 डिग्री का निर्माण होगा, ठीक है। और मार्कोनिकोफ नियम आते तो एल्किन समूह पर यदि कम हाइड्रोजन परमाणु पर तो ब्रोमाइड और अधिक पर जुड़ जाते हैं H, तो देखो इसका निर्माण हो जाता है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन है SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूह को क्रमबद्ध कीजिए।
कि जो SN2 अभिक्रिया दिखाते हैं वो ज़्यादा कौन सी यौगिक दिखाते हैं, वो ज़्यादा क्रियाशील है उसको पहले लिखते हैं, कम क्रियाशील है उसको बाद में लिखते हैं, तुलना करते हैं। तो पहला है इसमें 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, दूसरा है 1 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन। सबसे पहले आप इस तीनों क्वेश्चनों में यही बात है कि आपको ये देखना है कि इनमें ज़्यादा SN2 अभिक्रिया को, अब आपको ये दिमाग में होना चाहिए SN2 अभिक्रिया दिखाते कौन है, सबसे ज़्यादा दिखाते हैं हमेशा आपको पहचान करने की 1 डिग्री तो SN2 अभिक्रिया ज़्यादा दिखाते हैं। उसके बाद अब देखो SN2 अभिक्रिया में इन तीनों में SN2 अभिक्रिया को दिमाग में यही रखना है कि 1 डिग्री हैलाइड ज़्यादा देते हैं, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री, और SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री देते हैं क्योंकि उसमें त्रिविम बाधा क्या होती है, ज़्यादा SN2 अभिक्रिया। अब आपको संरचना सूत्र बनाते हैं आपको दिमाग में रखना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री, उसी के अनुसार हम इसका क्रम जान लेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा तीसरा, अब देखो हम संरचना देखते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है, अब 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका सूत्र ये दे रखा। इसके बाद में आएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका सूत्र ये दे रखा। 1 ब्रोमो पेंटेन 1 ब्रोमो पेंटेन, इसका सूत्र ये दे रखा है। अब इन तीनों में ये पहचान करनी है कि ये जो कंडीशन है, ये देखो 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन। अब इनमें ये पहचान करनी है, ये देखो कौन सा है 2 डिग्री है, ये कौन सा है 2 डिग्री है, ये कौन सा है 1 डिग्री है, ये कौन सा है 3 डिग्री है। तो बताओ ज़्यादा कौन देगा, 1 डिग्री। तो बताओ इसका क्रम ये हो जाएगा 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में 3 डिग्री, इसका क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रम ये है, देखो इसका क्रम ये दे रखा है 1 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेन। बस इतना ही आपको करना है। यदि SN1 और SN2 अभिक्रिया आपने पढ़ी है तो आप अच्छी तरह से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, और दूसरे क्वेश्चन के भी यही संरचना सूत्र बना लेना। 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, इन तीनों की संरचना बना लेना। ठीक है, और बनाने के पश्चात आपको ये देखना है, ये देखो कौन सा है 1 डिग्री है, कौन सा है 1 डिग्री। अब देखो उसके बाद में 1 डिग्री 3 डिग्री और ये क्या है 2 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये क्रम हो जाएगा। ये सूत्र लिखते ही ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है, ये कर लेंगे। अब देखो उसके बाद में ये जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये संरचना बना ली और इस संरचना में भी 1 डिग्री है। अब देखो जो दूसरी संरचना बनाएंगे, तीनों संरचना में 1 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ये पहचान करनी है कि 1 डिग्री है तो बीटा पर ज़्यादा भीड़ होगी, गामा पर भीड़ होगी। यदि अल्फा पर भीड़ होगी तो बताओ SN2 अभिक्रिया कम दिखाई देंगी, बीटा पर होगी उससे कम दिखाई देंगी, और गामा पर होगी सबसे कम दिखाई देंगे। तो 1 डिग्री यदि समान होगा तो हम बीटा और गामा की जुड़े हुए प्रतिस्थापित समूह को देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें भी 1 डिग्री है, क्या है 1 डिग्री, और इसमें भी क्या है 1 डिग्री, और इसमें भी क्या है 1 डिग्री। लेकिन इसमें देखो गामा पर भीड़ ज़्यादा है, इसमें बीटा पर भीड़ ज़्यादा है, और इसमें कहाँ पर है, इसमें बीटा पर। देखो इसमें जो बीटा पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ, इसमें कितने जुड़े हुए हैं 2। तो बताओ बीटा पर ज़्यादा भीड़ है, इसलिए ये क्या होगा कम क्रियाशील, इसकी बजाय ये कम क्रियाशील होगा। और ये क्या होगा, ये क्या है 1 डिग्री, गामा पर है, ये सबसे कम क्रियाशील होगा। तो ज़्यादा SN2 अभिक्रिया गामा पर भीड़ होने की वजह से इसमें बीटा की भीड़ होने की वजह से इसमें, और सबसे ज़्यादा बीटा पर भीड़ है, इसकी वजह से ये क्या होगा कम होगा। अब देखो ये जो मैंने बताया है वो लिखा हुआ है 1 डिग्री एक गामा मेथिल समूह श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री एल्किल समूह में त्रिविम बाधा का प्रकार इस प्रकार से होता है। N एल्किल हैलाइड गामा स्थिति पर एक प्रतिस्थापित समूह, बीटा स्थिति पर एक प्रतिस्थापित, बीटा स्थिति पर 2 प्रतिस्थापित समूह है। समझ में आ गई, जिसमें त्रिविम बाधा कम होगी वो SN2 अभिक्रिया दर्शा देंगे और ये क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर आगे वाला है। अब देखो C6H5CH2Cl, इसे कहते हैं बेंजिल क्लोराइड, और बेंजिल क्लोराइड, और ये क्या है फेनिल डाइफेनिल और क्लोरोमेथेन, डाइफेनिल क्लोरोमेथेन। इनकी पहले संरचना सूत्र बना लेना, उस पर आपको ये करना कि कौन से यौगिक जलीय कवच के साथ शीघ्रता से जल अपघटित होगा।
अब देखो उन दोनों में आप संरचना उतार लेंगे C6H5CH2Cl, ये हमेशा क्या है 1 डिग्री एरियल हैलाइड है, जबकि C6H5CHCl और C6H5 ये 2 डिग्री हैलाइड है। तो जो 1 डिग्री हैलाइड है वो तो कौन सी अभिक्रिया दिखा देंगे, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, क्योंकि OH नाभिक स्नेह ही है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन दिखा देंगे 1 डिग्री, तो SN2, और 2 डिग्री दिखा देंगे SN1 अभिक्रिया। क्या दिखा देंगे SN1 अभिक्रिया। तो ये 1 डिग्री दिखाएंगे SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता क्रम अत्यधिक है। देखो हाँ, ये उत्पन्न क्या हो गया 2 डिग्री, तो हमेशा क्या दिखाएंगे, देखो हाँ ये आ गया, देखो 2 डिग्री SN1 और जलीय अपघटन की अभिक्रिया देते हैं, और SN2 में हमेशा कौन देखते हैं 1 डिग्री हैलाइड। तो इसमें 1 डिग्री, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने बताया है वही लिखा हुआ है। अब देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है ये हमने थोड़ा पीछे भी किया है, जो रिएक्शन आपने पढ़ी है वही रिएक्शन है। देखो अभिकारक के रूप में लेते हैं प्रोपीन और निर्माण करते हैं प्रोपेन 1 का, एथेनॉल लेते हैं ब्यूट 1 आयन बनते हैं। इस प्रकार से हम अभिकारक लेते हैं और नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं वो रिएक्शन आपने पढ़ी है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे की जो रिएक्शन है इसका पूरा समीकरण मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। 1 से लेकर ये 19 और 20 समीकरण के लमसम में है, वो आप देखो। पहला जो समीकरण है वो है प्रोपीन से प्रोपेन 1 प्रोपीन से प्रोपेन 1 प्रोपीन से प्रोपेन 1 तो ये बना लेंगे। ये पूरा का पूरा एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार समीकरण है। एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन ये बना लेंगे। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण कर लेंगे। एल्कोहलिक के OH की उपस्थिति बीटा विलोपन हो जाएगा। टोलुइन से बेंजिल एल्कोहल बना लेंगे। टोलुइन से पहले बेंजिल क्लोराइड बनाएंगे, उसके बाद में एक्वस जलीय के OH की क्रिया करवा देंगे, बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेंजिल एल्कोहल। तो आप ये उतार लो। अब हम क्या करते हैं, बेंजीन से 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन का ये समीकरण है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेंजिल एल्कोहल से 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि बेंजिल एल्कोहल पर इथाइल क्लोराइड एल्किल साइनाइड, और साइनाइड का यदि पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं साइनाइड का तो हमेशा कार्बोसिलिक अम्ल बनता है। तो ये बन गया 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल का निर्माण हो गया। एथेनॉल पर यदि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड की क्रिया करवाते हैं एल्किल ब्रोमाइड बन जाता है। साइनाइड की क्रिया करवाते हैं साइनाइड बन जाता है प्रोपेन नाइट्राइल। साइनाइड का अनुलग्न होता है नाइट्राइल। इसी प्रकार एनिलीन से क्लोरोबेंजीन का निर्माण BDS बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के निर्माण की विधि हमने पढ़ी थी, और क्यूप्रस क्लोराइड सेंडमेर और गाटरमान अभिक्रिया वही अभिक्रिया है। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन का निर्माण कर देते हैं। देखो ये दोनों बराबर वुड्स अभिक्रिया ये हमने पढ़ी थी। अब देखो इसी प्रकार 2 मेथिल 1 प्रोपेन से 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन का निर्माण कर देते हैं। तो इस कंडीशन से मार्कोनिकोफ नियम से हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करवा देते हैं और 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन का निर्माण हो जाता है। एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो एथिल क्लोराइड पर यदि पोटेशियम साइनाइड की क्रिया करवा देते हैं और लास्ट में पूर्ण जल अपघटन करवा देते हैं, तो मैंने बता दिया कि साइनाइड का हमेशा पूर्ण जल अपघटन का नाम आती है कार्बोसिलिक अम्ल बन जाता है। तो कार्बोसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। आगे हम देखते हैं ब्यूट 1 इन एन ब्यूटिल आयोडाइड। ब्यूट 1 इन से प्रोक्साइड प्रभाव से 1 डिग्री हैलाइड बन जाता है। और 1 डिग्री हैलाइड पर यदि फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड की क्रिया करवा देते हैं फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया के अनुसार, तो एन ब्यूटिल आयोडाइड बन जाता है। कहने का मतलब जितने कार्बन का लेते हैं उससे दुगुने कार्बन का आपको प्राप्त होगा। अब हम 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल का निर्माण कर देंगे। इस प्रकार से कर लेंगे। एल्कोहलिक OH से प्रोपेन का निर्माण कर लेते हैं, फिर वापस हाइड्रोजन प्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो 2 प्रोपेनॉल बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम प्रोपीन से एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ये कर लेंगे। आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म का निर्माण कर लेंगे। देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधि मैंने पीछे वाले भाग में बता दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना, उसके बाद में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ये देखो
अक्सार की उपस्थिति में आयोडीन के साथ क्रिया करवाते हैं तो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया आयोडोफॉर्म का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद में आएगा क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र एस्टर सल्फर की क्रिया करवाते हैं तो पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। ठीक है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण हो गया। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से एल्कोहलिक एओच की क्रिया करवाते हैं, प्रोपेन बन जाता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया प्रोक्साइड की उपस्थिति में हमेशा 1 डिग्री प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1 डिग्री, यही याद रखना है। क्लोरो, आपको क्वेश्चन पूछा किस प्रकार से, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। इसके बाद में आएगा क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, एथेन 2 कार्बन का है और ब्यूटेन कितने का? 4 का, तो वुड्स अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया? वुड्स अभिक्रिया। अब देखो बेंजीन से डाइफेनिल। बेंजीन से यदि डाइफेनिल का निर्माण करते हैं, पहले करते हैं क्लोरोबेंजीन का, उसके बाद वही सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, फिटिंग अभिक्रिया के अनुसार डाइफेनिल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में फिटिंग अभिक्रिया के अनुसार डाइफेनिल, ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटिल से आइसोब्रोमाइड के लिए पहले एल्कोहलिक एओच की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, 2 मेथिल प्रोपेन बन जाता है। फिर प्रोक्साइड की उपस्थिति में 1 डिग्री का निर्माण हो जाता है। और एनिलीन से यदि बेंजीन पर यदि एमीन समूह जोड़ देते हैं, एनिलीन कहलाता है। इस पर यदि क्लोरोफॉर्म और केओच की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, आइसोसाइनाइड बन जाता है। इस अभिक्रिया का नाम होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या होता है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये मोस्ट अभिक्रिया होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कि क्लोरोफॉर्म और केओच की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं एनिलीन पर, तो फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाता है। इस अभिक्रिया का नाम होता है कार्बिल एमीन। क्या होता है? कार्बिल एमीन। अब देखो आगे कारण पूछा है कि तब क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक एओच के साथ अभिकृत करते हैं। आपको पीछे समझ में आया होगा एन ब्यूटिल क्लोराइड। एन ब्यूटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? 4 तो ब्यूटिल समूह और 1 क्लोराइड जोड़ देते, एल्कोहलिक एओच आते क्या होगा? एल्किन प्राप्त होगी। क्या होगी? एल्किन। बस कारण हो गया। इसी प्रकार शुष्क ईथर की उपस्थिति में यदि ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवाते हैं तो बताओ क्या बन जाता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है, गिरनार अभिकर्मक प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। बताओ क्लोरोबेंजीन का यदि जल अपघटन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय केओच के साथ करवाते हैं, जलीय केओच से OH को हटाकर वही नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक है, और शुष्क ईथर की मेथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया सोडियम से करवा देते हैं। तो देखो इसकी, और एक है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं। तो इनके देखो पहला क्वेश्चन है एन ब्यूटिल क्लोराइड पर यदि केओच की क्रिया करवाते हैं तो बताओ एल्किन। देखो इसमें देखो एन ब्यूटिल क्लोराइड पर यदि एल्कोहलिक एओच की क्रिया करवाते हैं तो ब्यूट 1 इन प्राप्त हो जाता है। यही मैंने बताया था, एन ब्यूटिल क्लोराइड पर जब एल्कोहलिक एओच की क्रिया करवाते हैं तो ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है। अभिक्रिया वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। वी का मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब एच अक्ष का बाहर निकलना वी हाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाता है। उसी प्रकार हम ब्रोमोबेंजीन पर यदि मैग्नीशियम धातु की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। इसे गिरनार अभिकर्मक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं, कराने पर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है। इसमें देखो क्लोरोबेंजीन पर यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया 623 केल्विन ताप और 308 ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर दाब की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो देखो फिनॉल प्राप्त हो जाता है। यही मैंने आपको बताया था, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन नहीं होता है। उसी प्रकार आगे की रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड पर यदि केओच की क्रिया यदि एक्वस है तो जलीय विलयन है, जल अपघटन होते बताओ एल्कोहल बन गया। यही मैंने बताया था, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। एथिल क्लोराइड का जल अपघटन से जलीय केओच से एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। मेथिल ब्रोमाइड पर यदि सोडियम धातु की क्रिया वुड्स अभिक्रिया के अनुसार एथेन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? एथेन प्राप्त हो जाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाते हैं तो वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? और प्राप्त हो जाता है एल्केन। इसी प्रकार आगे है कि मेथिल क्लोराइड पर यदि पोटेशियम साइनाइड की क्रिया एथेनॉल प्लस H2 थोड़ा सा जल मिला देते हैं तो इसके साथ अभिक्रिया क्या हो जाती है? मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाती है।
क्यों? क्योंकि पोटेशियम साइनाइड पूर्ण रूप से जल में क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसके मैंने क्वेश्चन करवा दिए। तो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे जब आप पीछे के पूरे वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।